आप अपने ही घर के सेप्टिक टैंक को खोलते हो और उसके अंदर से अपने 4 लोगों की लाशें निकालते हो। अपने 4 लोगों की लाशें, अपने ही परिवार। और सबसे शॉकिंग बात, उस हत्या के पीछे बाहर का कोई दुश्मन नहीं, बल्कि घर की अपनी बेटी हो। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल डार्क केस डायरीज द भारत के इस एपिसोड में। आज 29 जनवरी है। आज से ठीक 27 साल पहले हुआ था जमशेदपुर का सबसे खौफनाक और शॉकिंग हत्याकांड, जहां एक लड़की ने अपने ही माँ बाप, नानी और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ किसी दूसरे के प्रेम के लिए वो 25 साल पुराने अपने प्रेम, माँ बाप के प्रेम को भूल बैठी। जमशेदपुर झारखंड का प्यारा सा शहर, जो अपने टाटा स्टील लिमिटेड और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिस शहर को अभी 2025-24 के स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में 3रा स्थान हासिल किया और महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से सम्मानित किया गया। कितने गर्व की बात है। पर आज हम बात करने वाले 27 साल पुराने हत्या के बारे में, जो आपके दिल दहला रही है। चैताली भौमिक उर्फ शहनाज, जमशेदपुर के एक 25 साल की उम्र की नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की, जो जमशेदपुर के नामी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई में एवरेज, नेचर से थोड़ी जिद थी और गुस्सैल, और अपने ही दुनिया में मशरूफ रहने वाली चैताली भौमिक, जिसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और कोर्ट रिकॉर्ड्स किसी एक जगह का जिक्र नहीं करती जहां चैताली और रिजवान मिले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोनों की पहचान जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में हुई, जहां रिजवान प्रैक्टिस करने जाता था और चैताली उसके प्रैक्टिस सेशंस को देखने, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्रेम के रिश्ते में बदल गई। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और चैताली खुद ये क्लेम करती है कि सन 1996 में उन दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इस शादी का कोई लीगल या डॉक्यूमेंट प्रूफ एस्टैब्लिश नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने इस रिश्ते को मैरिज के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और इसके लिए अपना धर्म बदलकर रिजवान का धर्म अपना। साल 1998 के आखिर के दौर की बात है, जब चैताली ने अपने घर पे इस बात की जिक्र की, और वही हुआ जो उसको डर था। उसके घर वाले इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए। रिपोर्ट्स की माने तो साल 1998 के अंत में वो गर्भवती। कुछ बातें जैसे, तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हें दबा के रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, तुम इनसे डरती रहोगी, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसी बातों ने चैताली को, और समय के साथ चैताली का गुस्सा नफरत में बदलता गया। उसे लगने लगा कि अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो उसे कोई रोकेगा भी नहीं। ये सोच सामान्य नहीं थी, ये सोच इतनी खतरनाक थी जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। और इस चीज में साथ देता है सैयद रिजवान खान। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि सरेंडर के वक्त चैताली के पास 6 महीने का बच्चा था। 29 जनवरी 1999 दोपहर का समय था, लगभग 1:30 बज चुके थे। उस घर में सिर्फ 3 लोग थे, चैताली, उसकी माँ और उसकी नानी। तब जाके एक चौथे पर्सन की एंट्री होती है उसके घर पे। वो कोई और नहीं, वो रिजवान खान। चैताली ने चुपके से दरवाजा खोल के तुरंत उसको अंदर लिया। सबसे पहले वो दोनों पहली मंजिल में जाते हैं, जहां चैताली की नानी अनीता रॉय आराम कर रही थी। चूंकि वो अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए अक्सर आराम कर रही होती थी। ये दोनों चुपके से नानी के कमरे में घुसते हैं और रिजवान एक तकिया लेके उन पर हमला कर देता है। उनका चेहरा तकिए से दबाकर मार दिया जाता है और चैताली अपनी नानी के पैर पकड़े रखती है। उनकी हत्या के बाद रिजवान वहीं रुकने का फैसला लेता है। कोर्ट वर्डिक्ट के मुताबिक अनीता रॉय पर तकिए से हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ये क्लियर करती है कि उनकी मौत सांस रुकने यानी एस्फिक्सिया की वजह से हुई। मेडिकल एविडेंसेस ने एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल कॉजेज की संभावना को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। 30 जनवरी 1999, मतलब उसके अगले सुबह का वक्त था, जब नानी की कोई हलचल नहीं मिली तो चैताली का भाई कल्याण भौविक उनकी खबर लेने उनके रूम में आता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खटखटाता है
और दरवाजा खोलती है चैताली और अंदर ताक लगाए इंतजार कर रहा होता है रिजवान। कल्याण को अंदर खींचकर अंदर से दरवाजा लगा दिया जाता है और उसके साथ भी वही किया जाता है जो उसकी नानी के साथ किया गया था। उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। वर्डिक्ट में यह साबित हुआ है कि कल्याण की डेथ नेचुरल या एक्सीडेंटल नहीं थी। मेडिकल एविडेंसेस और पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के आधार पर कोर्ट ने इंक्लूड किया है कि कल्याण की मौत एस्फिक्सिया यानी सांस रुकने की वजह से हुई। अपने भाई की हत्या करने के बाद वो चुपके से नीचे आते हैं जहां उसकी मां लकी भौमिक अपने रोज के कामों में व्यस्त थी। ये दोनों किचन में जाके पीछे से पकड़कर सांस को बंद कर देते हैं। उन्हें घसीटकर जमीन पर गिरा दिया जाता है और धारदार हथियार से गले में वार किया जाता है। लकी भौमिक का शरीर जब पुलिस को मिला तब वह बहुत ही ज्यादा सड़ी गली अवस्था में, इस वजह से नॉर्मल पोस्टमार्टम करना संभव नहीं था, यानी हड्डियों की जांच की। अब बारी आती है घर के मुखिया यानी श्री शुभेंदु भौमिक जी की। उसी समय वो ड्यूटी से वापस आए होते और अपने रूम में आराम कर रहे हो। ये दोनों चुपके से उनके कमरे में दाखिल होते हैं और पीछे से आकर सेम वैसे ही धारदार हथियार से उनके ऊपर वार करते हैं। चैताली उनके पैरों को पकड़ती है और रिजवान उनकी जान ले लेते हैं। ये थी शुभेंदु भौमिक और उनकी फैमिली की मौत जो उनकी बेटी ने ही अंजाम दिया। अदालत के शब्दों में बैंक अकाउंट से भारी मात्रा में धनराशि निकाली गई थी। 27 फरवरी 1999 रिजवान एक ओमनी कार लेके आता है जिसमें सारे के सारे ज्वेलरात जो निकाले गए जो धनराशियां थी अपने बैग पैक करके वो निकल जाते हैं लखनऊ। दोनों शहर छोड़कर लखनऊ के लिए निकल गए। उससे पहले पड़ोसियों के द्वारा उसकी मां के बारे में और ऑफिस वाले जब पता करने के लिए आते हैं तो चैताली उनको हमेशा एक जवाब देती थी। उनकी सारी फैमिली पश्चिम बंगाल की एक जगह रानाघाट गई हुई है। अब बात यह आती है कि मृतकों के बारे में पता कैसा चला, हत्या का खुलासा कैसे हुआ। जमशेदपुर से 48 किलोमीटर दूर घाटशिला नाम की एक जगह है जहां चैताली भौमिक के मामा जी मतलब लकी भौमिक के भाई रहते हैं, मिस्टर अनुपम रॉय, जो घाटशिला में रॉय क्लिनिक के नाम से उस टाइम पे मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। उनकी मां अनीता रॉय जी जिनकी हत्या चैताली ने की थी, उनके लिए अनुपम रॉय हर महीने पैसे भेजा करते थे। कोर्ट के रिपोर्ट्स के मुताबिक चैताली की एक बड़ी बहन भी थी जिन्होंने अपना धर्म बदलकर शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त, और उसकी बड़ी बहन ने जब टिफिन में अपने माँ पापा के लिए खाना लेकर आई तो चैताली ने उसे गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं आने दिया। इत्तेफाक से जब कल्याण के एक दोस्त घाटशिला उसके मामा अनुपम रॉय के यहाँ मिलने जाते हैं और बताते हैं कि कल्याण से बहुत दिनों से नहीं मिला और उनके घर हमेशा बंद मिलते हैं, तो अनुपम रॉय को ये बात बहुत अजीब लगी, तो अपने फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लगातार घर बंद ने उसके मामा मन में शंका पैदा कर दी थी। फाइनली 1 जून 1999 का दिन आता है जब अनुपम जी अपनी वाइफ और दोस्त मामराज जी के साथ चैताली के घर घोड़ा बांधा पहुंचते हैं। पाते हैं कि घर में ताला लगा हुआ है। अगल बगल में पूछताछ करने पर पता चलता है कि चैताली ने बताया था कि उनकी फैमिली पश्चिम बंगाल के रिलेटिव्स के यहां फरवरी से गए हुए। अनुपम रॉय जी को ये माना नहीं और वो अपने दोस्त के साथ घर की बाउंड्री वाल को फांद कर घर के अंदर घुसते हैं। कुछ डाउट हुआ, दरवाजा तोड़ा, देखा अंदर में सब ब्लड, गए देखे लॉक है। अनुपम रॉय घर के पीछे की तरफ बढ़ते हैं। टैंक पर जाती है। टैंक का ढक्कन बंद है। जैसे ही ढक्कन खोला जाता है तेज बदबू बाहर आती है। वो तीनों घबराकर तुरंत वहां के लोकल पुलिस गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में खबर करते हैं और पुलिस की सहायता से उस सेप्टिक टैंक को पूरी तरह से हटाया खोला जाता है और उसमें पाया जाता है कि 4 लोगों की सड़ी गली डेड बॉडीज वहां तैर रही है। उनकी बॉडीज को एसिड फिनाइल डालकर इतनी बुरी तरह से छोड़ा गया था कि स्केलेटन नजर आ रहे थे। इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सेप्टिक टैंक से मल्टीपल डेड बॉडीज मिली। इसके बाद उन बॉडीज की पहचान की गई। ये बॉडीज चैताली के पेरेंट्स, भाई और नानी की थी। पुलिस उन दोनों को खोज रही थी। इसी पुलिस प्रेशर और सर्च के चलते दोनों ने 7 जून 1999 को जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर किया। सर्कमस्टेंसेस के बेस पे फैसला सुनाया। आईपीसी 302 के तहत आजीवन कारावास, आईपीसी 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए अलग से सजा और आईपीसी 34 कॉमन इंटेंशन स्टैब्लिश की गई। सारी सजाएं साथ साथ चलने का ऑर्डर दिया गया। ये कहानी
प्यार, नफरत और धोखे की कहानी के रूप में हमेशा याद रखी जा सकती है। लेकिन कोर्ट के लिए ये सिर्फ एक बात कही गई थी, क्राइम प्रूवन बियॉन्ड डाउट। एक उर्फ शहनाज और सैयद रिजवान खान ने साथ रहने के लिए अपनों की हत्या कर दी, पर आज वही दोनों अलग अलग जेल में आखिरी सांस तक